चलो भाई इधर ध्यान दो। आरसी सर्किट, सर्किट थियरी हम सबको आता है, हीट जनरेटेड इन द सर्किट हमको आता है, एनर्जी इन द कैपेसिटर हमको पता है, सब कुछ हमें आइडिया है। अब क्या करना है, एक्चुअली जब हम एसी करंट पढ़ते हैं तो एसी करंट के अंदर देयर आर वेरियस सर्किट्स। एक होती है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वाली सर्किट, एक होती है इंडक्टर की और रेजिस्टेंस वाली सर्किट, मतलब इसको बोलते हैं आरसी सर्किट, इसको बोलते हैं एलआर सर्किट। फिर एक आती है एलसीआर सर्किट। तो ऐसे अलग अलग सर्किट आती है, उसे हमें पढ़ना होता है। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एनी सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। रेजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस के बारे में हमने आइडिया लिया कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, वो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, उसे C बोलते हैं। फिर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, उसमें इंडक्टर नाम की एक चीज़ आएगी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस वक्त भी एलआर सर्किट पढ़ेंगे। पर अगर आरसी सर्किट प्रॉपरली आती है, इसको हम 2 लेक्चर देंगे, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर, उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। इसके आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद जब हम एलआर सर्किट करेंगे तो अगर ये 3 घंटे आपने अच्छे से दिए हैं तो ये चीज़ आपको 30 मिनट्स के आसपास समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर 2 सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट्स। तो आरसी सर्किट कैसी होती है, जब कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट किया तभी एक सर्किट बताई थी कि इन एनी कैपेसिटर सर्किट इफ वी कनेक्ट अ बैटरी टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और जो वायर लगाया हुआ है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। ये हमने देखा हुआ है। देखो आज तक 2 महीने से हम तुम लोगों की मेथड फॉलो कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद ही बोल रहा हूँ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिंग एट ऑल। उससे क्या हो रहा है कि आपका रिवाइज नहीं हो रहा है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। अटेंशन तब तक रहेगा जब तक आप यहाँ पे देख रहे हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये लास्ट ईयर भी मैंने आपको समझाया था कि साइकोलॉजी में एक मेथड होती है कि 4 सेंस का यूज़ करो तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, आपका अटेंशन वहीं का वहीं रहेगा। ये सब बातें अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग करते वक्त, जो 1 साल मैंने किया था उसमें जो टीचर थे प्रकाश पटेल करके, वो ऐसे ही हमको यस सर बुलवाते थे, या फिर कुछ भी कर रहे हैं वो कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो दैट यू हैव टू रिसाइट। तो उसमें क्या हुआ, तेरा फॉर्मूला रिवाइज हुआ, यू आर मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द लेक्चर, आपको समझ में आ रहा है ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि ये आर कैपेसिटेंस सी सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपके दिमाग में वो क्लिक होगा अगर आप खुद भी बोलोगे तो। समझ में आ रहा है? पर एक टोन मेंटेन रखना है, तो क्या 2 घंटे तक इधर ध्यान देना है आपको, उसके बाद दूसरा लेक्चर, उसके बाद तीसरा लेक्चर। तो हर एक लेक्चर में सेम कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। थोड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड थोड़ी स्लो कर देंगे। पर फिर भी आप लोग ऐसा ट्राई करो कि थोड़ा बीच में बोलते रहो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपसे रिपीट करने का टाइम दूंगा, तो आपको सिर्फ एक बार बोल जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो इससे नींद नहीं आएगी और आपका ध्यान इधर ही रहेगा। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर थिंग कि आरसी सर्किट हमने सीखी हुई है। अब आरसी सर्किट जो नॉर्मल होती है, ये सपोज मान लो t इज इक्वल टू 0 का इंस्टेंस है। हमने समझा था t इज इक्वल टू t इंस्टेंस के बाद क्या होता है कि आरसी सर्किट तो वही का वही रहेगा, पर आफ्टर कनेक्टेड द बैटरी कनेक्ट करने के बाद t इज इक्वल टू t इंस्टेंस के बाद सिचुएशन में कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हायर पोटेंशियल और दिस इज द लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। बिकॉज ये इनिशियल कंडीशन है, बैटरी ने कोई चार्ज यहाँ से लेना स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा विच विल बी 0 एट द t इक्वल टू 0। जब सर्किट कनेक्ट नहीं थी तब तो 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट जहाँ पे ये कनेक्टेड है वो प्लस, एक यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो भी प्लस, ये 0 ये 0 और ये भी 0। फिर हम जानते हैं कि आफ्टर सम टाइम जब t टाइम हो जाएगा, यहाँ पे अगर मुझे करंट फाइंड करना है, करंट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो कैसे मिलेगा? v इज इक्वल टू आई आर में i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। तो ये करंट इसमें यहाँ पे था। अब क्या होगा, ये हमको लॉजिकली पता है कि आफ्टर सम टाइम करंट डिक्रीजेस
जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज होता जाता है, ये सबको याद है। तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, अब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है, अब यहाँ पे जीरो वी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अगेन जीरो है, यहाँ पे वी है, बट अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है बिकॉज सम चार्जेस आर फाउंड ऑन द कैपेसिटेंस प्लेट। पहले कोई चार्ज नहीं था, चार्जिंग स्टार्ट हो गया तो बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्ज उठाया, यहाँ भेजा, तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ। लॉजिकली हमको पता है बैटरी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकालती है और यहाँ भेजती है, तो यहाँ प्लस होता है, न्यूट्रल में एक प्लस बढ़ेगा तो उसका चार्ज प्लस हो जाएगा, न्यूट्रल में से प्लस निकल जाएगा तो माइनस चार्ज होगा। तो लॉजिकली हमको सब कुछ इतना पता है। अब सिचुएशन क्या हुई, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ ड्यू टू कैपेसिटेंस, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई सी, तो यहाँ पे Q बाई सी का एक पोटेंशियल आ गया। ये सब किया हुआ है। अब समझना क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ में कि आफ्टर द इनफाइनाइट टाइम, इन्फिनिटी टाइम होने के बाद क्या होता है, सर्किट कंप्लीटली चार्ज हो जाती है, इसके ऊपर CV चार्ज, इसके ऊपर भी CV चार्ज आ जाता है। तो दैट इज़ द होल चार्जिंग प्रोसीजर। अब चार्जिंग प्रोसीजर में कितना चार्ज आया कितना गया, मतलब Q एट एनी इंस्टेंस, अगर Q मिल जाएगा तो करंट एट एनी इंस्टेंस मिल जाएगा। अगर करंट एट एनी इंस्टेंस मिला तो मैं बात समझ रहे हो क्या क्या फाइंड करना है हमें, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अलग अलग RC सर्किट होगी, हमें नॉर्मली ये RC सर्किट के बारे में चीज़ों को जनरलाइज करना है, उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उससे आगे की चीज़ें समझनी है। अब समझो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वहाँ पे जैसे V बाई आर निकला तो वैसे यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा। देखो घर जाके रिवाइज किया होता तो आपको पता होता, ये सब वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो क्लास में कराई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट वाज V बाई आर, आफ्टर टाइम t करंट विल डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। इधर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो था, इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V माइनस Q बाई सी। समझ में आ रहा है। तो करंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है V बाई आर, बट नाउ V इज डिक्रीज बाई दिस कोशेंट। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या लिखा है, V माइनस Q बाई सी अपॉन आर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। अब करंट का फॉर्मूला मिला, करंट के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ dQ बाई dt, तो V माइनस Q बाई सी अपॉन आर, इसको C से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे तो ऐसा कुछ हो जाएगा dQ बाई dt CV माइनस Q अपॉन आर सी। अब क्या करना है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो dQ बाई CV माइनस Q dt अपॉन आर सी। यहाँ से मिलेगा हमको चार्ज का एक फॉर्मूला, चार्ज आफ्टर टाइम t। तो क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे समझ में आ रहा है, टाइप 1 क्वेश्चन फ्रॉम RC सर्किट, कि चार्ज फाइंड करना होगा एट t इंस्टेंस, कि t टाइम के बाद कितना चार्ज होगा। समझ में आ रहा है। अगर चार्ज पता है तो हम एनर्जी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। तो एनर्जी आफ्टर सम टाइम पूछ सकते हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट टू कोई भी फंक्शन हमको पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है। कोई भी फंक्शन एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाया जाता है, पर एक बार आप ट्राई करो, t कहाँ से कहाँ तक, तो क्या भाई 0 से t तक ले जाना है, 0 से t तक ले जाना है, चार्ज 0 से Q तक लाना है, फुल चार्ज नहीं करना है कैपेसिटर को। लॉजिकली जो इक्वेशन आएगा तो हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि t इज इक्वल टू 0 रखूँगा उसमें तो चार्ज कुछ मिलेगा, कि पहले कुछ चार्ज नहीं था तो t इज इक्वल टू 0 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखूँगा तो आंसर आना चाहिए CV। समझ में आ रहा है। बिकॉज आफ्टर फुल्ली चार्ज तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, इधर कौन सा चार्ज होगा, इधर जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस CV माइनस CV, सबको बोलना है, हर बार बोलता नहीं रहूँगा मैं। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करो, क्या आंसर आता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ln x, तो माइनस ln CV माइनस Q। एक बार अपर लिमिट पुट करूंगा, एक बार लोअर लिमिट पुट करूंगा। समझ में आया क्या किया।
1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ln x log x आएगा या फिर ln x आएगा। उसका क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो CV माइनस क्यू, तो क्यू आपका वेरिएबल है तो क्यू की जगह क्यू रखोगे, क्यू की जगह 0 रखोगे। अब क्या करना है, 1/RC, 1/RC बाहर आ जाएगा तो T/RC हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt t हो जाएगा तो T/RC हो जाएगा। अब यहाँ से लॉग को सामने दे दो तो CV माइनस Q/CV विल बिकम e⁻⁻t/RC। अब यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये आपको शायद पता होगा, CV 1 माइनस e⁻⁻t/RC। ये फॉर्मूला कभी देखा है? डायरेक्टली फॉर्मूला रटवाया जाता है कि इफ़ वी वांट टू फाइंड चार्ज आफ्टर सम टाइम t इन योर कैपेसिटर, तो वो कैसे आया, अभी मत लिखो, थोड़ी देर बाद लिखो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा लिखने नहीं बैठना है। मैं बोल रहा हूँ इसका इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ दिमाग में सोचो या फिर कहीं पे लिखो और बोल दो कि ये इसका आंसर आएगा। पूरा लिखने बैठोगे 5 मिनट बाद यहाँ पर पहुँचोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो आपने देखा हुआ है, साथ साथ में आप देख रहे हो, बोल रहे हो, तो आपका रिवीजन यहाँ तक हो जाएगा। जब लिखने का टाइम दे रहा हूँ तब अच्छे से लिख लेना। अभी सिर्फ समझने में ध्यान दो कि एक इंस्टेंस ऐसा है कि जब टाइम 0, एक इंस्टेंस ऐसा है जब टाइम t है, और एक इंस्टेंस ऐसा होता था जब टाइम इन्फिनिटी होता था। इन्फिनिटी पर वो फुल्ली चार्ज होता था। अब हमको पता है लॉजिकली इन्फिनिटी टाइम तो कभी होगा ही नहीं, और लॉजिकली इन्फिनिटी टाइम कभी होगा ही नहीं तो कैपेसिटर कभी फुल्ली चार्ज होगा ही नहीं, और फुल्ली चार्ज होगा ही नहीं तो आज तक हमने जो भी क्वेश्चन किए स्टेडी स्टेट के, तो वो स्टेडी स्टेट में थे कि नहीं थे? तो इन रियलिटी वो नहीं थे, पर वो सपोज 99% चार्ज थे, तो हमने मान लिया कि 99% मतलब फुल्ली चार्ज है। वो अभी लॉजिकली पता चलेगा कि 99% में कहाँ से बोल रहा हूँ, मतलब लॉजिकली नहीं, रैंडमली बोल रहा हूँ, पर उसका आंसर आपको समझ में आएगा। अब Q = CV 1 माइनस e⁻⁻t/RC। अब सोचो T = 0 पे चार्ज कितना होना चाहिए कैपेसिटर पे? 0। तो यहाँ पे T = 0 रख दो तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। वन जैसे 1 इधर 0 रखोगे तो e⁻0 एंड समथिंग ⁻0 बिकम्स 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब एट T = 0 इंस्टेंस चार्ज विल बी 0। अब दूसरा इंस्टेंस कैसा है? T = इन्फिनिटी का, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रख के देखो तो e⁻⁻⁻∞, तो उसको नीचे ले जाओ तो e⁻⁻∞ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट विल बिकम 1, तो 1 नहीं होगा, 0 होगा, e⁻ समथिंग 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पे, तो e1 माइनस 0, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू CV, तो Q विल बी मैक्सिमम चार्ज CV, कि इन्फिनिटी बाद वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। एक थर्ड इंस्टेंस यहाँ पे होता है, जो उस टाइम पे मैंने तीनों सर्किट को ड्रॉ करके बताया था कि चार्जिंग प्रोसीजर कैसे होता है। 0 पे चार्ज बैटरी क्या करती है, एनर्जी यहाँ से चार्ज लेना स्टार्ट करती है और यहाँ भेजना स्टार्ट करती है। आफ्टर सम टाइम उसने कुछ चार्ज यहाँ से ले लिया है और कुछ चार्ज यहाँ भेज दिया है, उसको हम स्मॉल q से डिनोट कर रहे हैं। आफ्टर इन्फिनिटी टाइम वो टोटली चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन जो हमको चार्ज के बारे में समझा रहा है कि कितने टाइम बाद कितना चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि Q ऑफ टाइम t, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि कितने टाइम बाद कितना चार्ज गया। लॉजिकली सबको क्लियर हो रहा है? तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, डेरिवेशन याद नहीं है चलेगा, बट ये इक्वेशन सबको याद होना चाहिए कि फाइनल चार्ज क्या होता है T एट इन्फिनिटी पे CV, तो CV = CV हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, पर फाइनल चार्ज कभी होता ही नहीं है। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, तब तक नोट कर लो इसको। चलो लिख लिया सबने? अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 इन योर क्लास 11th हमने दिखाया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि e⁻ पावर में जो चीज़ होती है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम होना चाहिए।
लॉजिकली ई रेस टू पावर में ये टाइम है तो नीचे आरसी है, तो अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे यूनिट वाइज तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। तो इसको टाइम कांस्टेंट माना गया। इस फार्मूला को रीराइट करते हैं तो Q ऑफ T कैन बी रिटन एज CV इज़ द मैक्सिमम चार्ज, कि जब इन्फिनिटी कंडीशन होगी तो इतना मैक्सिमम चार्ज आ पाएगा, तो इसको बोल सकते हैं Q मैक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। ये जो टाउ है दैट इज इक्वल टू RC और उसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। लॉजिकली सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दैट इज टाइम कांस्टेंट, RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। अब क्या करना है, टाइम इंटरवल या फिर टाइम कांस्टेंट जो भी बोल सकते हैं उसको। अब t इज इक्वल टू 1 टाउ लेते हैं और 1 टाउ लेके अगर इसको सॉल्व करें, ये जो t हमारा है वो t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू t है, तो आफ्टर 1 टाइम इंटरवल कितना चार्ज उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में होगा, मतलब मैक्सिमम 100% हो सकता है, तो उसका कोई परसेंटेज हमको मिल सकता है। अगर मैं ऐसे फाइंड करता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे 0% चार्ज, t इज इक्वल टू t पे सम वॉट चार्ज, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 100% चार्ज, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं t एक टाइम कांस्टेंट लेता हूँ, तो अगर नॉर्मल टाइम को मैं एक कांस्टेंट मान लूँ 1 टाउ, तो सिचुएशन क्या होगी, QT इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी टाउ अपॉन टाउ, तो -1 हो जाएगा, विच मीन्स 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, E माइनस 1 अपॉन ई। बराबर। अब E की जगह कुछ वैल्यू रखो, E इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम, तो उसका वैल्यू क्या होता है 2.6 समथिंग, उसका वैल्यू होता है 2.67 या फिर 2.7। वो वैल्यू रखोगे तो 2.7 माइनस 1 विच विल बी 1.7, 1.7 डिवाइड बाई 2.7, तो आंसर आएगा 0.63। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 1 टाइम इंस्टेंस या फिर 1 टाइम कांस्टेंट द चार्ज विल बी इन कैपेसिटर विल बी 63%। समझ में आ रहा है कि 0 पे 0%, इन्फिनिटी पे 100%। तो एक अगर इंस्टेंस मान लेता हूँ मैं टाउ इंस्टेंस पे, तो इन दैट पर्टिकुलर टाउ इंस्टेंस द चार्ज विल बी Q मैक्स का 63%। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो हमने क्या माना कि दिस फॉर्मूला गिव्स अस द आंसर अबाउट कितना चार्ज कैपेसिटर में है आफ्टर टाइम t। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूँगा तो आंसर आया Q इक्वल टू 0। अगर मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी रखूँगा तो आंसर आया CV, मतलब 100% चार्ज। तो परसेंटेज रेशियो निकालना था तो भाई कुछ ऐसा टाइम मानो, तो सबसे पहले RC को हमने टाउ माना। क्यों माना? बिकॉज ई रेस टू द पावर जो भी होता है उसका ऊपर नीचे यूनिट सेम होना चाहिए। तो RC को माना कि ये भी टाइम ही होगा, पर टाइम कांस्टेंट टाउ। तो अब ओरिजिनल टाइम को मैंने टाउ मान लिया कि आफ्टर 1 टाइम इंटरवल 1 टाइम कांस्टेंट या 1 टाइम जो भी आपने इसको नाम दिया, तो 1 टाइम इंस्टेंट भी बोल सकते हैं, 1 टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो 1 टाइम इंस्टेंस यानी कि t इक्वल टू टाउ, कंसिडरिंग t इक्वल टू टाउ, तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो समथिंग रेस टू -1 विच मीन्स 1 अपॉन ई। इसका एलसीएम लूंगा तो e -1 अपॉन ई। ई इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.67 समथिंग, 673 समथिंग या फिर 2.7, एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसको पुट करोगे तो 1.7 अपॉन 2.7 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 63% आंसर आएगा। तो आंसर आया कि जो Q मिला आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट या 1 टाइम इंटरवल दैट विल बी Q मैक्स इक्वल टू 0.63, मतलब Q मैक्स जो मैक्सिमम चार्ज अंदर जा सकता है विच इज CV, उस CV का ये 63% है आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो अपडेशन इज इन द फॉर्मूला इज आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर 63% चार्ज होता है। तो उतना लिख लो। सबसे पहले लॉजिकली समझ में आना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि RC का यूनिट क्या होगा, तो RC इज द टाइम, तो उसका यूनिट टाइम होगा। ये इक्वेशन देते हैं और बोलते हैं RC का यूनिट क्या होगा, तो हम ऐसा लिखते हैं कि R मतलब ओम, C मतलब फेराड है तो ओम फेराड है, वो भी ऑप्शन में होगा, बट विच इज़ रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर फार्मूला। समझ में आ रहा है? बहुत सालों से इस पर्टिकुलर फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंदर कौन क्या है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली रटवाता तो ई कौन है वही कंफ्यूजन होता। दैट्स वाई हमने पूरा प्रूफ देखा कि भाई एल एन है तो ये ई रेस टू समथिंग है। 11th में आता था ई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करके कुछ आता था, तो उसके साथ कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखना है ये डेरिवेशन। मतलब जिसको पता है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसको कंफ्यूजन होगा, अपने को कहाँ पता है, देयर इज नो कंफ्यूजन। चलो लिख लिया है तो इधर ध्यान दो। इसका ग्राफ भी बहुत बार पूछा जाता है कि विथ टाइम t व्हाट इज द चेंज इन q ऑफ t। तो एट t इक्वल टू 0 चार्ज 0 था, t इक्वल टू 0 चार्ज 0 है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम CV चार्ज होता है, तो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। तो सिचुएशन क्या हुई, विथ टाइम तो चार्ज इज इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। पर जैसे टाइम बढ़ गया तो सिचुएशन ऐसी हुई कि करंट डिक्रीज हुआ। करंट का फॉर्मूला यहाँ पे था V माइनस QC अपॉन R, तो करंट और डिक्रीज हुआ। आफ्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक बार देख लेता हूँ कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब हो जाएगा तब का सिचुएशन, थोड़ी आड़ से दौड़ी इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये R ये C, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे V, तो V माइनस V 0, तो करंट विल बी 0 अपॉन सम R, तो आंसर आएगा 0। तो आफ्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो करंट पास होना ही बंद हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है। कैसे, तो क्या भाई इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V माइनस V। लॉजिकली हमको पता है बैटरी तब तक कैपेसिटर को चार्ज करेगी जब तक कैपेसिटर के अराउंड सेम पोटेंशियल ना आ जाए। तो सेम पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटर के अराउंड सेम पोटेंशियल आना चाहिए, तो V माइनस क्यू सेम आ गया, चार्जिंग बंद हो जाएगा। चार्जिंग बंद हो गया, अब इसमें से कितना करंट पास हुआ होगा, V माइनस V 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सबको समझा। तो लॉजिकली हमको पता है करंट 0 हो जाएगा आफ्टर इन्फिनिटी, तो करंट धीरे धीरे कम होता जाता है, पहले मैक्सिमम करंट, फिर थोड़ा डिक्रीज, फिर और डिक्रीज, धीरे धीरे एकदम बंद हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, पर वो कभी CV बन नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, वो CV बनने की कोशिश करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर वो कभी CV बन नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ इनिशियली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, बट आफ्टर सम टाइम इंक्रीज बंद हो जाएगा। मतलब सपोज मान लो कि 90% चार्ज आ गया, तो 90% आने में कितना टाइम लगा होगा और 90 से 95 होने में कितना टाइम लगा होगा। तो 0 से 90 सपोज 5 मिनट में हुआ, तो 90 से 95 वो जो लास्ट के 5% है वो बढ़ने में 5 से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 घंटे 50 घंटे। समझ में आ रहा है, ऐसा कोई टाइम नंबर वाइज नहीं लगेगा, बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि लॉजिकली पहले जल्दी बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने में भी बहुत टाइम लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब 99% चार्ज होने के बाद 99.9 होने में वो 90% से भी ज़्यादा टाइम लेगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट 99% में जितना टाइम लगा उससे 0.9%, लास्ट 0.9% में 99 से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली ये फॉर्मूला हमको वही बताने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में है या किसी भी बुक में है वो एकदम ईजी होते हैं, उसको आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी होती है और आंसर लाना होता है। तो टाइप 1 क्वेश्चन आर दिस, Q ऑफ t, चार्ज फाइंड करो आफ्टर सम टाइम t। तो टाइप 1 क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, ग्राफ आपको समझ में आएगा। ग्राफ समझने के बाद ये जो 0.63 है उसको ग्राफ में डिनोट करना है, तो आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 1 टाउ, टाइम कांस्टेंट 1 टाउ है, तब आपका जो चार्ज होगा दैट विल बी 0.63 CV। सिंपल, कि टोटल 100% का 63% होगा तब जब 1 टाउ का टाइम होगा तब। सिंपल। तो यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑल द 3 इंस्टेंस ऑफ चार्जिंग, ये एक सर्किट नहीं बनाई थी, किसी को बनानी है तो बना लेना, बिकॉज हमको पता थी इसलिए नहीं बनाई थी। यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो लॉजिकली चार्ज विल इंक्रीज इन द कैपेसिटर पर करंट विल डिक्रीज। तो करंट डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। तो चार्ज भी कैसे इंक्रीज होगा वो भी समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला भी पता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसके साथ क्या होगा। 1 टाइम कांस्टेंट में उसके पास कितना चार्ज होता है 63%,
लॉजिकली आपको सबको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 63% कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, और ये ग्राफ याद होना चाहिए। उससे फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन कि आपको बोला होगा कि भाई एक कैपेसिटर का टाइम है 2 माइक्रोसेकंड और एक का टाइम है 4 माइक्रोसेकंड। तो दोनों में से किस मतलब ये जो टाइम कांस्टेंट है वो दिया हुआ है इसके लिए और इसके लिए। एक कैपेसिटर C1 है जिसका टाइम कांस्टेंट 2 माइक्रोसेकंड, दूसरे का टाइम कांस्टेंट 4 माइक्रोसेकंड। तो विच विल चार्ज फास्टर, C1 और C2? C1 बिकॉज उसका 63% 2 सेकंड में हो गया, 2 माइक्रोसेकंड में हो गया। इसका 63% होने के लिए ही 4 माइक्रोसेकंड लगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ करना नहीं होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर लाना होता है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो सपोज ऐसा बोला है कि कैपेसिटर इज चार्ज एट 99%। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटर में कितना है, दैट विल बी 0.99 CV, 99% मतलब ये ओरिजिनल CV माइनस टी -T/-T/RC। R पता होगा, C पता होगा, सबकी वैल्यू रख दोगे तो टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में वो 99% चार्ज हुआ होगा। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। सब कुछ पता है, आपको सिर्फ टाइम निकालना है कि इस कैपेसिटर को 99% चार्ज होने में कितना टाइम लगा होगा। हो जाएगा ये चीज़ सिंपल से। कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है, कोई मना नहीं कर रहा हूँ। घर जाके सिर्फ इसके 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मॉड्यूल में से, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। सिंपल मैथमेटिक्स वैल्यू रखो, आंसर लाओ। और कैलसी के बिना नहीं होगा बिकॉज ई टू द पावर में। और यहाँ से ये सॉल्व करने से आपको आइडिया क्या लगेगा, HC वर्मा में भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे आपको, मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें मिलेंगे। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, मतलब जो RC सर्किट के क्वेश्चन होते हैं उसमें फाइंड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर टाइम t, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो उस क्वेश्चन में आपको सिंपल वैल्यू रखनी है, आंसर लाना है। उसमें से आपको समझ में क्या आएगा, तो लॉजिकली आप समझ पाओगे कि जो चार्ज है वो 99% होने में जितना टाइम लगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 99.9 कर दूँ तो टाइम बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। तो लॉजिकली हमको यहाँ से भी दिखा है, ग्राफ से भी पता है कि पहले जल्दी बढ़ेगा, आफ्टर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा 0.1 बढ़ने में भी। तो वही उसी चीज़ को हमें कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए वो क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। टाइप 1 कौन पहले चार्ज होगा और वैल्यू रखो, आंसर लाओ। तो ये हर सेक्शन 1 है। दूसरा सेक्शन ये है, इसका अगर आपको फाइंड करना है कि कितना, दूसरा टाइप है ये अबाउट एनर्जी। सेम क्वेश्चन, वो भी सेम फॉर्मूला से होगा। पहले समझ लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर नोट कर लेना। अब सपोज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q²/2C, बराबर। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि फाइंड द टाइम फॉर विच द एनर्जी विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। क्वेश्चन सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या पता होना चाहिए, तो एनर्जी हाफ होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम एनर्जी से, उसका टाइम फाइंड करना है। मतलब उसमें चार्ज देखो, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तब बैटरी उसको कितनी एनर्जी देती है, CV²। बैटरी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है दैट इज CV²। कैसे, तो कि भाई U = QV, Q का Q, V की जगह इसकी जगह Q की जगह CV रख दोगे तो CV² आंसर आएगा। तो बैटरी ने एनर्जी लगाई CV² टू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, उसने CV² एनर्जी लगाई। पर हमको पता है जब हम एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर फाइंड करते हैं, जब वो फुल्ली चार्ज होता है स्टेडी स्टेट में, तो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था हाफ CV²। तो दूसरा हाफ CV² कहाँ जाता है, तो भाई हीटिंग में चला जाता है, ये भी हमने समझ लिया था। पर अभी आपको क्या सीखना है, ये जो हाफ CV² है वो फुल्ली चार्ज कंडीशन में है। तो जब पहला चार्ज आया होगा तो एनर्जी का कुछ पार्ट होगा, 100% एनर्जी का 1%। फिर जब दूसरा चार्ज आया, सपोज 100 चार्ज यहाँ पे आते हैं तब हाफ CV² बनता है। तो जब पहला चार्ज आया तो एनर्जी बनी 1% ऑफ द टोटल 100%। जब दूसरा चार्ज आया तब एनर्जी बनी 2% ऑफ द टोटल 100%। तो ऐसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा
कि फाइंड द टाइम फॉर विच द एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। मतलब मैक्सिमम एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो उसकी हाफ एनर्जी हो जाए उसके लिए उसके अंदर कितना चार्ज होना चाहिए। तो आपको लगेगा Q/2 चार्ज होना चाहिए। तो लॉजिकली आप इधर देखो, तुमको करनी है एनर्जी को हाफ, तो चार्ज होना चाहिए Q/√2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर चार्ज Q/√2 होगा तो उसकी वैल्यू में Q/√2 रखूँगा तो Q²/√2 का स्क्वायर विच मीन्स 2, तो एनर्जी हाफ हो गई। अगर मैं इस फॉर्मूला में Q की जगह रखता हूँ Q/√2 तो फॉर्मूला बन जाएगा Q²/4c। दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको चार्ज पूछ सकते हैं कि चार्ज कितना लेना पड़ेगा या फिर कितना चार्ज अंदर होगा उस टाइम पे। तो ये आपको लॉजिकली सोचना है कि भाई हाफ करना है तो Q का कितना चार्ज होना चाहिए, तो Q/√2 होना चाहिए, तभी वो फुल एनर्जी का हाफ हो जाएगा। तो लॉजिकली हमने सोचा तो इतना हुआ। पूछा है 3/4 ऑफ द एनर्जी, तो √3/2 ले लूँगा चार्ज को। समझ में आ रहा है? तो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो एनर्जी बन जाएगी 3/4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल एनर्जी। फुल चार्ज कंडीशन में जो एनर्जी होगी उसकी 3/4 टाइम्स बन जाएगी। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, सॉरी कितना चार्ज चाहिए होगा, कितना चार्ज अंदर होगा, वो लॉजिकली हम इमेजिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लॉजिकली इमेजिन करने के बाद वो एनर्जी स्टेट आने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो सिंपल इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या रखनी है, इसकी जगह जो 0.99 रखा है उसकी जगह रखना है Q/√2। समझ में आ रहा है? तो Q/√2 रखूँगा तो एक टाइम मिलेगा जिस टाइम पे कैपेसिटर में उतना चार्ज होगा, और उस टाइम पे अगर इतना चार्ज है तो इतनी एनर्जी होगी। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज वो सिंपल है, मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं किसी को समझ में आ रहे हैं तो डाउट लेके आ सकता है, मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। टाइप 1 क्वेश्चन कि जिसमें चार्ज पूछते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन जिसमें एनर्जी पूछते हैं। तो ग्राफ बनाओ, उसको नोट करो, उसको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कैसे लॉजिकली हमें सोचना है। को આજે ને આજે સોલ્વ નહીં કરો તો ચાલશે, પણ કાલ સાંજ સુધીમાં કરી દેજો, નહીં તો ભૂલી જવાશે શું હતું। अब टाइप 3 क्वेश्चन है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी। करंट पूछे तो भी हमको आ जाएगा इस फॉर्मूला से। कैसे? करंट का फॉर्मूला खुद बनाया है, बातें बंद। अब करंट आफ्टर टाइम टी पूछे कि व्हाट इज द आई आफ्टर टाइम टी। वी नो दैट करंट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट डिक्रीज होगा वो भी हमको पता है। लॉजिकली जैसे इंटीग्रेट करके आंसर लाया वैसे ही आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है। करंट होता है dq/dt। तो इस चीज़ को एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कुछ आंसर आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन q मैक्स की जगह cv लिखो और उसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो कोई फॉर्मूला आएगा। जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ करंट। उसके लिए फिर से ग्राफ बनाना है, जैसा ग्राफ यहाँ पे अभी भी बनाया था। अब बनेगा आई ऑफ टी वर्सेस टी का ग्राफ। सिंपल कर पाओगे? सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करो, जो आएगा वो करंट का फॉर्मूला होगा। चेक कर लो एक बार, आंसर सबका आ रहा है? CV ना 0 થઈ જશે એટલે બચશે 1 माइनस ऑफ माइनस T/RC। तो इसका -1/RC बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ये जो 1/RC आएगा वो माइनस में होगा और बाहर के वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो V/R e⁻t−RC। ये करंट आफ्टर टाइम t का फॉर्मूला मिला। इसमें भी सेम आपको V पता है, R पता है, C पता है, तो टाइम मिल जाएगा। अब इसमें लॉजिकली फिर से एक बार सॉल्व करना है कि RC = टाउ, टाइम कांस्टेंट क्या है RC, e⁻ में जो भी है उसका यूनिट सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, तो इसमें भी RC = टाइम कांस्टेंट होगा। तो 1 टाइम कांस्टेंट के लिए कितना करंट होगा ये फाइंड करना आएगा। जैसे चार्ज 63% मिला था हमको, वैसे व्हाट विल बी द चार्ज आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, सॉरी करंट आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, वो 63% से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा, बिकॉज चार्ज जब बढ़ता है तो करंट कम होता है, तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 37%। डायरेक्टली आपको पता होगा बिकॉज वो 63 है तो ये कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। कच खबर ना बढ़िया। देखो जब सर्किट स्टार्ट हुई तब करंट मैक्सिमम है विच इज़ V/R, और जब फुल्ली चार्ज हो गया तब करंट 0 हो गया। तो यहाँ से ऐसा ग्राफ स्टार्ट होगा, लग रहा है ऐसा। तो चार्ज का ग्राफ जो ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, चार्ज वॉज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो वो जितना इंक्रीज हुआ होगा उतना ही करंट डिक्रीज हुआ होगा। तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट अगर चार्ज 63 इंक्रीज हुआ तो करंट कितना डिक्रीज हुआ होगा? 37। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली इसका आंसर पता चल सकता है। उतार ले दो और मैं जाते करूँ। देखो क्या समझना है इधर, V/R मैक्सिमम करंट है, तो V/R की जगह Imax लिख सकते हैं। मैक्सिमम करंट व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, P = 0 पे करंट मैक्सिमम, तो इसकी जगह Imax लिख सकता हूँ। तो I = Imax और T की जगह टाउ फॉर द टाउ टाइम इंटरवल। तो टाउ अपॉन टाउ कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो 1/E की वैल्यू 2.7, तो 1/2.7 विल बी 0.37, तो 0.37 ऑफ Imax। तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट करंट विल बी 0.37 ऑफ टोटल करंट। मैक्सिमम करंट का वो 37% हो जाएगा 1 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज विल बिकम 63% एंड करंट विल बिकम 37%। तो सेम क्वेश्चन जैसे चार्ज के लिए कर सकते हैं वैसे करंट के लिए कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द करंट आफ्टर टाइम t।
तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। ये सब लिखने के बाद एक सेंटेंस लिख लेना बस कि टाइम कांस्टेंट टाउ gives us idea about rate of charging. Time constant tau gives us idea about rate of charging. कितना चार्ज हुआ, मतलब ये तीन टाइप के क्वेश्चन समझ में आए, क्यू ऑफ टी, ई ऑफ टी एंड आई ऑफ टी। मतलब टी टाइम के बाद चार्ज क्या, टी टाइम के बाद एनर्जी क्या और टी टाइम के बाद करंट क्या। और क्या पूछ सकते हैं, तो पावर वेस्टेड इन हीट, मतलब हीट जनरेशन में कितना पावर वेस्ट हुआ आफ्टर टाइम टी, कितना पावर वेस्ट हुआ। यहाँ से आपको करंट मिल चुका है, उसी टाइम पे अगर पूछा कि कितना पावर हीट में वेस्ट हुआ होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आई तो आपको पता होगा, रेजिस्टेंस भी आपको दिया होगा, तो आपको पावर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है पावर ऑफ बैटरी, उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर ऑफ बैटरी आफ्टर टाइम टी। तो उस टाइम टी पे करंट कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल ऑफ द बैटरी विल बी गिवन, तो पावर ऑफ बैटरी भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस। तो अगर ये सब निकालना आया है तो ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। और क्या पूछ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, कि रेजिस्टेंस के आसपास का पोटेंशियल कितना, इसके आसपास का पोटेंशियल कितना। तो इसका आंसर आएगा V इज इक्वल टू आई आर, वी सी का आंसर आएगा Q बाई सी। Q ऑफ टी, मतलब पूछा होगा कि टी टाइम बाद व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटेंस। तो उसमें आपको Q ऑफ टी पता है, उसको पुट करो, उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कराओ, पोटेंशियल मिल जाएगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है तो आई ऑफ टी पता है, मतलब आपको टाइम गिवन होगा। इसमें पहले हमने ढूंढा टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टाइम। आपको चार्ज दिया होगा कि भाई कैपेसिटर इज 63% चार्ज, तो कितना टाइम हुआ होगा, तो भाई 1 टाइम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, कैपेसिटेंस इतना चार्ज है तो 63% चार्ज है तो 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब टी का वैल्यू आएगा 1 टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर इज 80% चार्ज, तो उस टी का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो चार्ज का वैल्यू पता है तो टाइम निकालना आना चाहिए। अब क्या गिवन होगा, अगर टाइम गिवन है, टाइम गिवन है तो सिंपली टाइम को इसमें पुट करो। टाइम गिवन है तो Q ऑफ टी मिल जाएगा, Q एट दैट टाइम पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड Q ऑफ 5, तो जो Q ऑफ 5 मिला वही 5 सेकंड के बाद आपको पोटेंशियल पूछा है, तो उस Q ऑफ 5 को यहाँ रख दो, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस करा दो, तो आंसर मिल जाएगा इसका। तो एक्चुअली ये 3 टाइप है। उसके बाद ये जो आपने फाइंड किया उसी को फॉर्मूला में पुट करो और आंसर लाओ। ऐसे ये 4 और फॉर्मूला है, सब कुछ सॉल्व हो पाएगा। तो सिमिलर ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू रखो आंसर लाओ, इतना ही करना है। ये मॉड्यूल में पूछे जाते हैं, नीट में बहुत बार रिपीट हुए ये क्वेश्चंस, तो सबकी प्रैक्टिस घर जाके आपको करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो उसके पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लो कि इतने टाइप के क्वेश्चन ये आपको हर एक थियरी के लिए खुद से बनाना होता है। आज के लेक्चर में बना के दे रहा हूँ, हर बार टाइम होगा तो बनाऊँगा साइड में ऐसे हर एक लेक्चर का। इस लेक्चर का क्रक्स ये है कि इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हुए। समझ में आ रहा है, तो कैपेसिटेंस उसमें कितने टाइप और उसमें कितने फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस का एक फाइनल 1 पेज नोट जो बनते हैं उसमें ये सब लिखना होता है। अब एडवांस के लिए थोड़ी एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान दो इधर। हमको पता है किसी भी चार्ज के लिए उसके अंदर हाफ CV² जितना हीट होता है। किसी भी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर वाली सर्किट है, उसको जब हम चार्ज करते हैं, किसी भी कैपेसिटर वाली सर्किट है, उसको जब चार्ज किया जाता है
रेजिस्टेंस अंदर होता नहीं है, बैटरी ने एनर्जी दी CV², अंदर पहुंची हाफ CV², तो बाकी का हाफ CV² कहाँ गया? तो रेजिस्टेंस दिखता नहीं है पर होता है, उसने उसको हीट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इतना हमको लॉजिकली पता है। तो क्या ये हाफ CV² जो हीट का फॉर्मूला मिला, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस R और नॉट? क्या ये R रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हीट के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस का तो कोई सिग्निफिकेंस आया नहीं है। तो V² है तो V की जगह आप लिख सकते हो I²R, तो कहीं कहीं पे शायद डिपेंडेंट है। तो अगर उसको चेक करना है कि वो डिपेंडेंट है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है। हमने लॉजिकली सब कुछ पढ़ लिया, अब वापस से उल्टा कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि हीट जो है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? विच इज़ वर्क डन बाय यूनिट टाइम, कि काम करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड पावर। अब जो W है दैट इज हीट योर एनर्जी, तो हीट कैन बी गिवन एज पावर इनटू टाइम, सिंपल। तो अगर हीट इंटीग्रेट करके निकालनी है तो निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा I²R इंटू dt। तो एक फॉर अ स्मॉल इंस्टेंस आप हीट निकाल सकते हो। I का फॉर्मूला भी अभी अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था, तो I का फॉर्मूला यहाँ पे रखो, इसको इंटीग्रेट करो, तो जो आंसर आता है वो क्या आता है हमें देखना है। वहाँ से हमें पता चलेगा कि डज इट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रेजिस्टेंस और नॉट। कहीं जरूरी नहीं, पूछा से भी नहीं, पण खाली लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर था सर। चलो इधर ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन। V/R को इधर पुट करना है एक ही जगह, तो V²/R² हो जाएगा, e⁻² हो जाएगा इंटू R dt। एक एक R कैंसल हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, V²/R तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e⁻²t/RC। तो e⁻² समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही e⁻² समथिंग। चलो अब एक का स्टेप बाकी क्या तो जैसे -2/RC, तो RC/-2 e⁻²t/RC 0 to infinity। एक बार इंफिनिटी पुट करो, एक बार 0 पुट करो। इंफिनिटी पुट कर तो 1/∞0 पुट कर इसको -1 जो थोड़ा चलो इधर ध्यान दो। तो लॉजिकली जो आंसर आया उससे पता चला कि जो आंसर है हाफ CV² विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब असल में हीट फाइंड करने का ये मेथड होता है, पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं? हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मतलब इसी प्रोसीजर का ये इजी प्रोसीजर है, समझ में आ रहा है? असल में हर बार इंटीग्रेशन करना होता है, पर हर बार करने बैठेंगे बहुत कन्फ्यूजन होगा, करंट निकालने बैठेंगे बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो सिंपल मेथड हमारे पास अवेलेबल है, तो उससे हम हीट फाइंड कर लेते हैं। बट लॉजिकली हमने चेक करके देखा तो भी आंसर क्या आया? हाफ CV²। तो इसका आंसर अगर हाफ CV² आया मतलब
जो भी हमने सीखा हुआ है वो बरोबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है कि एडवांस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट होता है वो बिल्डअप होता है कि जब भी कोई थियरी ख़त्म हो जाए तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला था, उसको यूज़ करके हमने ट्राई किया कि क्या वही फार्मूला आना चाहिए जो हमें पता है, तो वही आंसर आता है जो हमें पता है। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन में कोई डाउट? ये माइनस था, इन्फिनिटी रखने पे 0 आएगा, 0 रखने पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस तो अतुत पहले थी यार, इसलिए माइनस माइनस प्लस होके हाफ सी वी स्क्वायर बचेगा। एक सेंटेंस लखो जो लखी लो कि हाफ सी वी स्क्वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टर even if the heat here the heat generated half CV square is not depends on the resistor even if the heat is found on the resistor only। ये जो हीट जनरेट हुई है वो रेजिस्टेंस की वजह से ही हुई है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही हुई है, फिर भी वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो आरसी सर्किट का फंडा प्रॉपरली क्लियर कैसे करना है, इतने टाइप के क्वेश्चन उसमें से बनेंगे, आपको सारे सॉल्व करना आना चाहिए। क्यू ऑफ टी का फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, आई ऑफ टी का फॉर्मूला रटा होना चाहिए, वो दोनों पता है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि टी टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे 63% चार्ज होगा और यहाँ पे टी टाइम कांस्टेंट के बाद 37% करंट बचा होगा। उसके बाद क्या याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है कि हाफ एनर्जी कब हुई होगी, जब उसकी मैक्सिमम एनर्जी की हाफ कब हुई होगी। तो हमें क्यू को ऐसे इमेजिन करना है कि वो सेट हो जाए उसके अंदर। तो अगर हाफ एनर्जी करनी है मैक्सिमम एनर्जी से तो हमने माना Q इजिकल टू Q/√2। अगर 3/4 करना है तो हमने माना √3/2 बिकॉज फॉर्मूला इज Q²/2C। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ वी विल इमेजिन Q टू फाइंड एनर्जी और करंट। ये सब मिल जाने के बाद तो सिंपल फार्मूला और 4 फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, उसमें वैल्यू रखनी है और आंसर लाने हैं।
चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझो, नोट बाद में करना। क्वेश्चन इज वी हैव टू सर्किट्स, टू RC सर्किट्स मोर प्रिसाइजली, कनेक्टेड टू V वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस R1 R2, कैपेसिटेंस C1 C2। उन दोनों सर्किट के लिए Q और 6T का ग्राफ दिया हुआ है कि चार्ज कितना बढ़ रहा है आफ्टर सम टाइम T। तो उसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 1 और 2 का। देन फाइंड देन कमेंट ऑन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कैन वी कमेंट ऑन रेजिस्टेंस से कितना, किसका ज़्यादा किसका कम, कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा किसका कम। R2 इज ग्रेटर देन R1। एक बार सॉल्व तो करो, बताओ देखिए कैपेसिटेंस विषय। हलो 2 मिनिट लो, हजी विचार नहीं आचो, कैपेसिटर वालों नहीं आचो दઉં છું भाई। चलो इधर ध्यान दो। सिंपल क्या सोचना था इसमें कि Q मैक्स तो दोनों चार्ज के लिए सेम हो रहा है, तो Q मैक्स फॉर फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट सर्किट इज इक्वल टू Q मैक्स फॉर सेकेंड सर्किट। अब Q मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, चटकाड़ी है C1V C2V। कैपेसिटर 1 इज कनेक्टेड टू V वोल्ट, कैपेसिटर 2 इज कनेक्टेड टू V वोल्ट, तो दोनों का V वोल्ट निकल जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2। तो यहाँ का आंसर आएगा C। अब सिमिलरली बाय यूजिंग दैट C1 इक्वल टू C2, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, जो दोनों ने 100% चार्ज Q मैक्स लिया है, तो उस 100% का 63% भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? पर वो 63% अटेन करने का टाइम अलग अलग हो सकता है। मानो इधर की सपोज ये 63% का पॉइंट है, तो इसको टाइम लगा τ1, इसको टाइम लगा τ2। समझ में आ रहा है? Q मैक्स का 0.63%, दोनों वैल्यू सेम होगी, पर वो वैल्यू अचीव करने का टाइम अलग अलग हो सकता है। समझ पड़े? तो उसके लिए अब क्या फॉर्मूला लग सकता है, जैसे इधर Q मैक्स इक्वल टू Q मैक्स किया, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, जो एक वस्तु सॉल्व करे तो जो आना पचे हो जाते करते बस। चल, इसके लिए इतना ही सोचना था, τ2 इज ग्रेटर देन τ1, और τ2 और τ1 क्या होता है, RC RC। तो इसका हो जाएगा R2 C2 इज ग्रेटर देन R1 C1, और C1 C2 सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आंसर क्या आया, B और C। देखो वैल्यू मुको आंसर लाओ એવું મેં કીધું, પણ એ બધું તમને ઘરેથી કરવાનું, એટલે એ ફોર્મ્યુલા સીધા અપ્લાય કરવાના નહીં। જે ક્વેશ્ચન જોઈને બીક લાગે સોલ્વ કરવાનું મન જ ના થાય એવા આપણે અહીંયા સોલ્વ કરીશું। તો આટલો બધો ડેટા આપ્યો તો એવું લાગે આ તો કેટલું અઘરું છે, નહીં કરું છોડ, પણ એવું ના હોય। चलो सेम क्वेश्चन फिर से करना है, खाली ग्राफ चेंज हो जाएगा।
सुधर। सेम क्वेश्चन विथ सेम डेटा, खाली ग्राफ चेंज किया है। अब आंसर क्या होगा? એ તો માની લેવાનું આવે. આન્સર નહીં કહેતું આવી ગયું કેવું તો જોઈએ. तो τ1 ग्रेटर देन τ2 करूँ. अब इसमें क्या करेंगे? R1 C1 इज ग्रेटर देन R2 C2. R सेम है तो C1 इज ग्रेटर देन C2. तो इसका आंसर ए आया. इधर ध्यान दो, बातें बंद. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है? Imax1 इक्वल टू Imax2. ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ. τ1 इज ग्रेटर देन τ2. Imax1 इक्वल टू Imax2. दोनों सर्किट का मैक्सिमम करंट तो सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है. Imax1 इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2. V कैंसिल हो जाएगा तो R2 इक्वल टू R1 विच इज C. तो इसका आंसर C आएगा, इसका आंसर A आएगा. तो रिलेटिवली आंसर क्या आएगा? CA. दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर ये समझ में आए तो कंसेप्ट समझ में आ चुका है. और एक और कंसेप्ट करना है, उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन है. नोट कर लो फटाफट. थोड़ी स्पीड बता दो. 15 मिनट से आप मैं थोड़ा क्वेश्चन बता रहे हो. ये बातें बंद, बस एकदम चुप. એ બસ ઓય બે લિમિટ હોય પછી નહીં કરવું. જવું છે બહાર. चलो इधर ध्यान दो.
देखो भाई 9-10 का क्लास नहीं है, ये कॉन्सेप्ट खुद से नहीं होंगे। एनसीईआरटी ना वस्तु નથી કે એકવાર ઘરે જઈને વાંચો થઈ જશે, કશું ક્લુલેસ થઈ જશે, કશી બહાર નહીં પડે, શું કરવાનું કેવી રીતે કરવાનું। इधर ध्यान दो, इसमें टीचर का रोल है। एक टाइम થશે તમે ઓડિયન્સ એવી હશો તો મસ્તી થશે બી ખરી, પણ તમારા લોકોમાં બુદ્ધિ જ નહીં, એક વસ્તુ બોલો તો એમાં જ પડી રહો છો। પછી 11th વાળી પબ્લિક બી બરાબર છે, 9-10 વાળી બી બરાબર છે, મસ્તી થાય જ છે, પણ તમારા લોકો અમે કશું બોલાતું જ નહીં, વધારે પડતી જ બુદ્ધિ છે। ચલો इधर ध्यान दे, एट टाइम इक्वल टू 0 सिचुएशन इज मैक्सिमम करंट, एट टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी सिचुएशन इज 0 करंट। तो इसमें समझना क्या होता है हमको कि जब करंट मैक्सिमम है तो कैपेसिटर का कोई सिग्निफिकेंस है कि रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस है, और जब करंट मैक्सिमम है मतलब 0 है तो इन दोनों में से किसका सिग्निफिकेंस नहीं है सर्किट में। जब करंट मैक्सिमम है तो कैपेसिटर हो कि नहीं हो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। लॉजिकली सोचो कि यहाँ से करंट जो निकला विच इज V इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, उसमें कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो दिस सर्किट कैन बी इन्फर एज कि इसमें कोई कैपेसिटेंस नहीं है, ये ऐसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इस सर्किट में अगर करंट 0 है उसका मतलब क्या हुआ कि करंट यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। कैपेसिटेंस की वजह से करंट पास नहीं हो पा रहा है सर्किट में से, तो दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज लाइक दिस, कि बीच में सर्किट हाफ इनकम्प्लीट है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलर मीनिंग इसका भी ये होता है, करंट इक्वल टू 0, इसमें करंट इक्वल टू V अपॉन R। तो इसको ये बना सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं। तो सिंपली इसको ड्रॉ करो और दो सेंटेंस लिखने हैं कि ये T इज इक्वल टू 0 वी कैन कंसिडर कैपेसिटर एज अ प्लेन वायर। तो खाली बोलूँ छूँ तभी ड्रॉ कर। जो माहौल बनना चाहिए वो इस क्लास में सेट ही नहीं हो रहा है तुम लोगों के साथ, ये फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। एटलीस्ट सब्जेक्ट ने रिस्पेक्ट करो, टीचर ने ना करोगे ने सब्जेक्ट માટે તો કઈ રાખ, તારી માટે જ છે આ બધું, તને જ કામ લાગશે ભવિષ્યમાં। બાકી નોર્મલ 2 કલાકમાં આખું ચેપ્ટર ભણાવી દે, કશી ખબર નહીં પડે। આ પ્રોપર ડીપલી જઈએ છે કે આ બધી જ ટાઈપના ક્વેશ્ચન કવર કરતા જઈએ તો થોડું સબ્જેક્ટ માટે કંઈ રાખ તો તને સબ્જેક્ટ ઇજ્જત કરશે તારી। इसको और समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो लिख लो, इधर हर बार लिखा ही है हमने, फिर भी लिखना है तो। लेक्चर स्टार्ट करते ही हमने लिखा था कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, दैट्स वाई करंट पास नहीं करता है, V माइनस V 0 हो जाता है। तो ड्रॉ कर लिया है तो फर्स्ट सर्किट के लिए सेंटेंस लिखो कि T इक्वल टू 0 we can consider capacitor as a plane wire. At t equal to 0 we can consider capacitor as a plane wire, and at t equal to infinity we can consider capacitor as a open circuit.
देखो एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से ध्यान दे के सोल्व कर। अगर ये समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ऐसी सर्किट आपने देखी हुई है, इसमें लूप सर्किट लॉ लगाओ, वो सब करो, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। वो सब नहीं करना है, इसलिए ये ट्विस्ट यहाँ पे सीख रहे हैं कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टेंस सच एज इन द गिवन सर्किट एंड 1 कैपेसिटर ऑफ C कैपेसिटेंस। Now find the current passing through the मतलब I1 and I2 from the resistance and the resistance capacitor circuit। मतलब नॉर्मल सर्किट तो ये होती है RC सर्किट, पर अब उसके भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे पॉसिबल हैं RC सर्किट के। तो उसमें अगर ओरिजिनल सर्किट हमको आती है, ओरिजिनल फार्मूला हमको आते हैं, तो इसमें क्या मॉडिफाई करना है वो हम सीख पाएंगे। तो ओरिजिनल सर्किट हमको पता है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट स्प्लिट हो जाएगा, और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है उसके साथ। तो t = 0 पे कितना करंट किस में से जाएगा और t = इन्फिनिटी पे कितना करंट किस में से जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि t = 0 पे आपको यहाँ पे एक वायर इमेजिन करना है और t = इन्फिनिटी पे यहाँ पे आपको एक ओपन सर्किट इमेजिन करनी है। तो 2 सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करो और इसको सॉल्व करो। नॉर्मली यहाँ पे करंट कितना आता है, V/R। तो करंट कैसे लाते हैं वो भी हमको आता है, समझ में आ रहा है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो V/R करो, करंट मलिए खबर बड़ी। तो आपको लेक्चर समझ पड़ी हो तो आप चलो भाई 6 कोई नहीं पाया जवाब कोई। चलो फर्स्ट इंस्टेंस t = 0 के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को एक वायर मान लेंगे। वायर मानने के बाद ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 1/R + 1/R विच इज 2/R, तो R/2। R/2 + R क्या होगा, R/2 + R 3/2। तो फाइनल आंसर क्या है, 3/2R। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, V/R। तो V/R तो ऐसा होगा कुछ। तो 2/3 V/R विल बी और करंट I। तो करंट I क्या मिला, 2/3 V/R। समझ में आया कैसा है। अब क्या करना है, इसका भी हाफ हो जाएगा स्प्लिट होके, तो इसका हाफ हो जाएगा तो 1/3 V/R एंड 1/3 V/R। अब सिमिलरली लॉजिकली क्या करना है आपको, दूसरी सर्किट में इनकम्प्लीट सर्किट मान लेनी है। इनकम्प्लीट सर्किट मानो, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में से करंट पास नहीं होगा बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, ये पूरा निकल जाएगा, करंट सिर्फ यहाँ से जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, R + R 2R। समझ में आ रहा है। तो V/2R, तो करंट क्या आएगा, V/2R। तो V/2R I1 में से तो जाएगा ही नहीं, I1 का जगह बनाई I2 में से नहीं जाएगा तो I2 0। I1 में से सेम करंट जाएगा V/2R। सिंपल लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या करना है। तो कंसेप्ट सिंपल है, कैपेसिटर जब है तो उसको इनिशियल t = 0 पे नहीं मानना है, वायर मान लेना है, बिकॉज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सर्किट को सिंपल करने के लिए, इसको सॉल्व करने का KVL वाला रूल भी लगा सकते हो आप। देखो नॉर्मल एक सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं हम, V = IR, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी के लिए। नॉर्मली V = IR लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। इधर ध्यान दो 2 मिनट। नॉर्मल किसी भी सर्किट के लिए V = IR करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। पर किरचॉफ रूल कब काम आता है, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो और उसमें पोटेंशियल पूछा हो या रेजिस्टेंस पूछा हो, समझ में आ रहा है, या करंट पूछा हो। तो इसको भी किरचॉफ रूल से सॉल्व कर सकते थे। इसको लूप मानो फिर उसको सॉल्व करो, इसको लूप मानो फिर उसको सॉल्व करो। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते ही हैं। तो आपको कोई भी करंट पूछे तो KSL KVL के पास नहीं जाना है, सिंपली आपको ये कंसेप्ट याद करना है कि फर्स्ट कैपेसिटेंस अच्छे से पढ़ा है तभी समझ में आएगा
कि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज नहीं है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इट विल वर्क एज अ नॉर्मल वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अगर इसमें कैपेसिटेंस है पर करंट नहीं है तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे वायर बीच में कनेक्टेड नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है। तो सर्किट इनकम्प्लीट है, ये सब कुछ जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ये सारे कंसेप्ट किसी काम के नहीं है। अगर तेरे को पूरा कैपेसिटर अच्छे से आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आंसर लिख लो फटाफट। सेम क्वेश्चन के लिए वी हैव टू फाइंड क्यू मैक्स एट टी इन्फिनिटी। मैक्सिमम चार्ज फाइंड करना है एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए कौन सा सर्किट होता है? ये सेकेंड वाला, जिसमें उसको इमेजिन करना है कि वो नहीं है। ये वाला इनकम्प्लीट सर्किट इमेजिन करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो इसमें जस्ट यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल मिल गया तो उसको मल्टीप्लाई कराओ, चार्ज मिल जाएगा। छह इच्छा ट्राई करवानी, बाकी डायरेक्टली देख लो। इसका 0 पोटेंशियल, इसका V पोटेंशियल, इसका क्या पोटेंशियल हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट है तो विचारो ना, कहीं तो विचारो। नीचे की तरफ तो 0 ही रहेगा। दिस बोथ टू पोटेंशियल विल बी 0, पर किसी भी सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द टू टर्मिनल चेंज होता है, पैरेलल में भी। तो इधर क्या हो जाएगा, V/2 बोथ पोटेंशियल विल बी हाफ। तो यहाँ कितना बचा, V/2। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, C × V/2। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो चार्ज Q मैक्स इक्वल टू CV/2। तो चार्ज पूछे तो चार्ज भी आना चाहिए, करंट पूछे करंट भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एनर्जी पूछे, सिंपल CV/2 का स्क्वायर अपॉन 2C, जो आएगा वो मैक्सिमम एनर्जी। समझ पड़ रही है क्या करना है? इसके थोड़े और क्वेश्चंस हैं, वो कल के लेक्चर में 15 मिनट में देख लेंगे। 3 क्वेश्चन है खाली। ट्यूसडे को क्या करना है हमको, मैक्सिमम आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आज के टेस्ट में नहीं समझ में आते हैं या बिल्कुल भी नहीं हुए, वो सिर्फ मुझे आज शाम तक भेज देना, मतलब कल शाम तक भेज देना कि इतने इतने क्वेश्चन है, तो उतने क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, सिंपल। और ट्यूसडे को अपना जो आधे घंटे का टाइम देंगे उसको बाकी का नया जो कंटेंट चलाना है, बिकॉज कैपेसिटेंस कंप्लीट करना है वेडनेसडे तक।